हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज भारतीय संविधान के जितने भी लीडिंग केसेस हैं वो मैं इस लेक्चर में आपको बता दूंगा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस। तो सबसे पहला क्या है, राम जोवाया कपूर वर्सेज यूनियन पंजाब राज्य। इसका कब का केस है, 1995 का केस है। ठीक है, तो इसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय ने किया, निर्धारित किया कि संविधान ने इंग्लैंड की संसदीय सरकार की प्रणाली को अपनाया है और मूल सिद्धांत है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है। कहाँ निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि कार्यपालिकीय शक्ति का प्रमुख तो होता है कौन, राष्ट्रपति होता है, परंतु उसकी वास्तविक जो कार्यपालिकीय शक्ति है वो कहाँ निहित होती है, मंत्री परिषद में। कहाँ निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है। उसके बाद आ जाओ SR बोम्मई का केस। किसका केस आया है, SR बोम्मई का केस। और एक केस आया था ये आया था SR बोम्मई का केस 1918 का केस है। और भारत संघ और अरुणा राय वर्सेस भारत संघ का केस कब का है, 2002 का। इन दोनों में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में किसको, धर्मनिरपेक्षता को भी शामिल कर दिया गया। किसमें, SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया, क्या निर्धारित किया कि धर्मनिरपेक्षता को सकारात्मक अर्थ में लेना चाहिए एवं उसका अर्थ विभिन्न धर्मों के प्रति समझ और सम्मान विकसित करना है। क्या होना चाहिए, जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है उसको कैसे लेना चाहिए, सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और उसका मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों के प्रति आपको सम्मान रखना चाहिए और उनको समझना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। फिर आ जाओ नेक्स्ट केस है कि एक्सेल बियर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस है, एक्सेल बियर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और एक केस कौन सा था, DS नकारा वर्सेज भारत संघ का केस। तो इसमें बताया कि न्यायालय राष्ट्रीयकरण तथा राज्य के स्वामित्व को अधिक महत्व देना चाहिए, किंतु समाजवाद के सिद्धांत का निर्वचन और कार्यान्वयन इस सीमा तक नहीं किया जाएगा कि यह निजी स्वामित्व के हितों को पूरी तरह क्या कर दे, अनदेखा कर दे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि समाजवाद मूल उद्देश्य लोगों के जीवन को उच्च स्तर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो इसमें किसके बारे में बताया गया, समाजवाद का मूल उद्देश्य क्या है, एक्सेल बियर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया समाजवाद का उद्देश्य क्या है कि लोगों के जीवन को उच्च स्तर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। L चंद्र कुमार का केस, ये इंपॉर्टेंट केस है। इसको L चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन असंवैधानिक है। क्या है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन असंवैधानिक है। जुडिशियल न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू संविधान की आधारभूत संरचना और इसका अपवर्जन नहीं किया जा सकता। इसी में बताया गया कि क्या, जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का आधारभूत संरचना है। क्या है, कौन जो पूछेगा, न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत संरचना। ये किस केस में कहा गया था, तो ये किस केस में कहा गया था, L चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। किसमें, L चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। ये याद कर लेना, ये केस इंपॉर्टेंट। L चंद्र कुमार का केस कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो जितने केसेस इसमें हैं अधिकतर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, इसको स्किप मत करना, ध्यान से देखते रहना, अभी बहुत केसेस आएंगे और अच्छे केसेस आएंगे। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट केस कौन है, SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस है, SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से निर्धारित किया कि भारतीय संविधान संघीय है, फेडरल है। तो पूछता है किस केस में बताया गया कि भारतीय संविधान फेडरल है, तो किस केस में बताया गया कि संघीय है, भारतीय संविधान संघीय है, किस केस में बताया, याद करो, SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। कितना, SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। फिर आ गया तुम्हारा राम जोवाया कपूर वर्सेज पंजाब राज्य के केस में 1995 में। क्या बताया गया,
जो संघीय सिद्धांत है या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान में सख्त और कठोर रूप से समाहित नहीं किया जा सकता। तो जो फेडरल सिस्टम है संघीय सिद्धांत है, और जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर है, उस सिद्धांत को क्या कठोर रूप से संविधान में समाहित नहीं किया जा सकता। फिर आ जाओ नेक्स्ट केस कौन सा, इनरी बेरूबारी यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी केस कई बार पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, 1960 का केस है, ठीक है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है, खूब कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किस वाद में कहा गया। तो यह केस कौन सा था, इनरी बेरूबारी वर्सेज इनरी बेरूबारी यूनियन वाद में था। किस में था, इनरी बेरूबारी यूनियन वाद में, जिसमें कहा गया था कब का, 1960 का केस था। इसमें बताया गया था तो जो प्रियम्बल होता है, जो प्रस्तावना होता है, वो संविधान का अंग नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस आया केशवानंद भारती। ये तो सब कोई जानते हो कि ये केस हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर पे आधारित है, 1973 का केस है। इसका सन भी एक बार पूछा था, तो 1973। इसमें बता दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो 1960 में बेरूबारी के केस में बताया गया 1960 में बेरूबारी के केस में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती में बेरूबारी के जो केस को था उसको पलट दिया और कहा कि संविधान प्रस्तावना का अंग है, और न्यायालय ने माना कि संविधान प्रस्तावना की अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा संविधान को प्रस्तावना के आलोक में पढ़ा तथा व्याख्यापित के, मतलब प्रस्तावना के आधार पर आप क्या संविधान की व्याख्या कर सकते हो। उसमें जो वर्ड दिए हैं उन वर्डों के आधार पर आप संविधान की व्याख्या कर सकते हो। न्यायालय ने आगे कहा कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता। तो एक बात और कर दिया केशवानंद भारती में कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन किए बिना आप क्या कर सकते हो, प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकते हो। ये किस केस में कहा गया, केशवानंद भारती में कहा गया। फिर नेक्स्ट केस देखो सज्जन सिंह का केस। कौन सा आया, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान, 1965। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान इसमें क्या बताया गया, इसमें निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं और सार और तत्व है। किस में बताया गया, क्वेश्चन पूछता है किस केस में बताया गया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का सार और तत्व है, जीस्ट है। क्या है, जीस्ट है। तो किस में बताया गया, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य में बताया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ एसआर बम्बई वर्सेस भारत संघ राज्य। एसआर बम्बई में फिर और क्या चीज़ कहा गया, इसमें क्या 1994 का केशवानंद भारती के बाद में अभिव्यक्त दृष्टिकोण को दोहराया। तो किस केस में केशवानंद भारती वाले केस को दोहरा दिया गया, एसआर बम्बई वर्सेस भारत संघ के राज्य में, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो एक केस और मिल गया आपको जिसमें बताया गया 1994 में एसआर बम्बई वर्सेस भारत संघ का केस, जिसमें बताया गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, किस केस में कहा गया था कि नहीं अंग है, बेरूबारी में। किसमें कहा गया, केशवानंद भारती में और एसआर बम्बई में। ठीक है, इतनी चीजें याद कर लेना। फिर आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है के बसकरण बनाम तमिलनाडु राज्य। के बसकरण बनाम तमिलनाडु राज्य। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि संविधान की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये भी कोई इतना वो नहीं। अब आ जाओ नंदिनी सुंदरी वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य। इसमें क्या बताया गया, प्रस्तावना द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 2011 का केस है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के वचन को भुलाया या उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। फिर आ जाओ सज्जन सिंह का केस। सज्जन सिंह के केस में क्या कहा गया कि प्रस्तावना समूचे संविधान के सार, दर्शन और आदर्शों, प्राण या आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसमें, सज्जन सिंह के बाद में कहा गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट केस आ जाओ अमर सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। कौन सा केस है, अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये कब का केस है, 1995 का। इसमें क्या निर्णय दिया कि किसी भी समय भारत का राज्य क्षेत्र व क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 के अधीन पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, किसी भी समय भारत का राज्य क्षेत्र व क्षेत्र है जो अनुच्छेद, भारत का राज्य क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, वह क्षेत्र है जो आर्टिकल 1 के अधीन पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। दूसरा क्या है, इनरी बेरूबारी का वाद।
इसमें क्या बताया गया, किसी प्रांत क्षेत्रों को घटाने की संसद की शक्ति किसी भी भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को अध्यर्पित करने हस्तांतरित करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है। इस तरह समझौता केवल संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। यानी कि किसी भी तरीके से भारत की भूमि को किसी और देश को आप नहीं दे सकते हो। किसी और देश को देना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाओ आप नेक्स्ट क्या है, आरसी पौंडियाल वर्सेस भारत संघ का राज्य। इसमें बताया गया यद्यप किसी नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना ये किसका 93 का नियमों और शर्तों पर होगी जिसे संसद उचित समझे, फिर भी ऐसी शर्तें लागू नहीं की जा सकती जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो। फिर आ जाओ प्रदीप जैन बनाम भारत संघ। प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, योगेश्वर भारद्वाज वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें क्या बताया गया, अनुच्छेद 5 में भारत के अधिवास को मान्यता दी गई। यह राज्य अधिवास की अवधारणा को मान्यता नहीं देता। भारत में अधिवास को मान्यता देता, राज्य के अधिवास में मान्यता नहीं देता, निवास में। ठीक है, अब भीखा जी, ये केस इंपॉर्टेंट है, ये केस इंपॉर्टेंट है। भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें क्या आच्छादन के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। तो पूछता है क्वेश्चन कि आच्छादन की सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम किस केस में की गई थी, भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस में 1995 में। इसमें अदालत ने निर्णय दिया कि इस सिद्धांत के तहत कानून मौलिक अधिकारों द्वारा निष्प्रभावी हो गया है और निष्क्रिय रहता है। क्या आच्छादित हो जाता है, अगर वो फंडामेंटल राइट का कुछ दिन तक उल्लंघन करता है तो वो आच्छादन के सिद्धांत से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, ये निष्प्रभावी कर देगा, उस आर्टिकल को निष्प्रभावी कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ तो आच्छादन का सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम किस केस में किया गया था, भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1995 में। अब आ जाओ सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आच्छादन का सिद्धांत ये कब का, 1954 में, केवल पूर्ण संवैधानिक कानून पर लागू होता है। क्या किया गया, आच्छादन का सिद्धांत केवल पूर्व संवैधानिक कानूनों पर लागू होता है, ना कि संविधानोत्तर कानूनों पर। दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, महेंद्र लाल जैन बनाम उत्तर प्रदेश मामले में विचार में न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया। ये छोड़ दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल्स। इसमें भी क्या न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधानोत्तर विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं सभी उद्देश्य के लिए प्रारंभ से शून्य नहीं है। आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है। ये किसमें, गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल्स का। फिर ये आ जाओ, अब केस आ जाओ रोमेश थापर का केस। ये इंपॉर्टेंट है, ये और कुछ लिखना चाहे नहीं, इसको लिखना। रमेश थापर वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधों को अधिग्रहित करती है। क्या उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, विधि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों को अधिग्रहित करती है जो संविधान में दी गई सीमाओं के भीतर और उनके बिना सभी तरह के प्रतिबंधों को शामिल करने के लिए पर्याप्त हैं और इन दोनों को अलग करना संभव नहीं है, तो संपूर्ण विधि को खत्म कर दिया जाएगा। किसमें बताया गया, रोमेश थापर के केस। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी केस इंपॉर्टेंट है, क्योटो कालो वाला केस। क्यूहोटा हलोहा बनाम चाजी चिल्लू का केस जो था, ये कब का केस था, 1993 का। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि 10वीं अनुसूची के पैरा 7 के अलावा अन्य वैध और संवैधानिक हैं। 10वीं अनुसूची के शेष प्रावधान अपने आप में पूर्ण और व्यवहार है। ये किसमें बताया गया, क्योटो हाल में। ठीक है, फिर आ जाओ, ये केस इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति केवल यह निर्णय करने तक सीमित नहीं है कि क्या विधायी निकायों ने निश्चित विधायी सूचियों की सीमाओं के भीतर अपेक्षित विधियां बनाई हैं या नहीं, परंतु यह आवश्यक है कि विधि संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार बनाई गई एवं वे विधियां संविधान के अन्य उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती। किसमें कहा गया, केशवानंद भारती में कहा गया। फिर आ जाओ एल चंद्र कुमार।
ये पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का, इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 232 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को दी गई न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का आधारभूत संरचना है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस केस में बताया गया कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है वो आधारभूत ढांचा है। तो एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के राज में, तथा इसे 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है। फिर आ जाओ रामात्रा दयाराम सेठी बनाम टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी बनाम इंडिया 1979 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सुखदेव के मामले में व्यापक परीक्षण दिया। न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई निकाय राज्य की एजेंसी या उपकरण में निम्नलिखित परीक्षण संपादित कर सकता। राज्य ने वित्तीय संसाधन, निकाय का प्रमुख धन स्रोत होता है, राज्य नियंत्रण का व्यापक एवं गहरा अस्तित्व है, निकाय का कार्यात्मक चरित्र भाव में सरकारी हो, सरकार के विभाग को निगम में स्थानांतरित कर दिया गया हो, क्या निगम एक अधिकार का दर्जा प्राप्त करता जो राज्य द्वारा प्रदत्त, राज्य द्वारा संरक्षित हो। फिर नेक्स्ट आ जाओ अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब। अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब, इसमें क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1898 के तहत पंजीकरण एक सोसाइटी राज्य का एक अभिकरण या उपकरण है, इसलिए अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत एक राज्य है। तो किस केस में बताया गया कि राज्य वो सोसाइटी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो राज्य है। तो किस में बताया गया, अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब के बाद में। क्या अवधारण है कि परीक्षण यह है या नहीं है कि यह एक विधिक व्यक्तित्व कैसे बन गया, बल्कि यह है कि ये वह क्यों अस्तित्व में लाया गया। फिर आ जाओ नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य 1967। नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम 1967। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया, क्या न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत आती है, ये इंपॉर्टेंट है, आती है कि नहीं। इस किस केस में ने ये विचार किया कि न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत आती है कि नहीं, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। कौन सा केस था, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई निश्चित राय अभिव्यक्त नहीं की और आगे कहा कि यदि न्यायालय को राज्य के अर्थ के भीतर माना जाए तो भी किसी भी उच्च न्यायालय को उसके न्यायिक आदेशों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जिस तरह न्यायिक आदेशों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको देख लेना। जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उसको देख लेना, बाकी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि मौलिक अधिकार भारत की जनता द्वारा संजोए बुनियादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे किसी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जिसमें प्रत्येक मानव अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित कर सके, अपने मानव गरिमा को संरक्षण देता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णतया वह विकसित कर सके। तो ये किसमें बताया गया है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला था 1978 का। फिर आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2007 का है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मौलिक अधिकारों के अस्तित्व की पुष्टि की है और उन्हें संरक्षण दिया है। कोई भी मनुष्य किसी भी संविधान को कुछ बुनियादी मानव अधिकारों को इस तत्व के कारण स्वतंत्र रूप से धारण करता है क्योंकि वे मनुष्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बहराम बनाम बॉम्बे, बसेश्वर नाथ का केस खूब पूछा है, इनकम टैक्स। बसेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। किस केस में, बसेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स के मामले में बताया गया कि तुमको जो फंडामेंटल, आप लोगों को जो फंडामेंटल राइट प्रदान किया गया है वो आप त्याग नहीं सकते हो। ठीक है, या विकल्प उसके लिए उपलब्ध नहीं है। ये अधिकार न केवल व्यक्तिगत हित के लिए बल्कि पूरे समाज के लाभ के लिए संविधान में समाहित है। तो आप अपने फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकते हो। किस केस में कहा गया, बसेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर में। फिर आ जाओ
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि विधियों के समान संरक्षण की अभिव्यक्ति विधि के समक्ष समता का परिणाम है। विधियों के, इसमें क्या निर्णय दिया कि विधियों के समान संरक्षण की अभिव्यक्ति विधि के समक्ष समता का परिणाम है और ऐसी स्थिति की कल्पना करना कठिन है जिसमें विधि के समान संरक्षण का उल्लंघन विधि के समक्ष समता का उल्लंघन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का केस। इसमें उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 14 में समाविष्ट विधि का नियम संविधान की आधारभूत विशेषता है और उसे संविधान संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। समाविष्ट विधि का नियम जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा विशेषता है, इसे क्या संविधान संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। RK गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या आर्टिकल 14 वर्ग विधान का निषेध करता है, परंतु यह युक्त वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। वर्ग विधान का निषेध कौन करता है? वर्ग का ये आर्टिकल 14, लेकिन रीजनेबल वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। किस केस में? RK गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट केस आ जाओ, पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली का केस। फिर आया, इसमें क्या बताया? इसमें निर्णय दिया भिन्नता जो वर्गीकरण का आधार है, जबकि अधिनियम का उद्देश्य दो अलग अलग बातें होती हैं। वर्गीकरण और अधिनियम के उद्देश्यों के आधार के बीच संबंध होना महत्वपूर्ण है। ठीक है। DS नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा है? समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कानून बनाए रखने के लिए वर्गीकरण का सिद्धांत विकसित किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, ईरोयप्पा। ये केस इंपॉर्टेंट है। ईरोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य। इसमें क्या बताया गया कि आर्टिकल 14 में जो समानता के को परंपरागत अवधारणा बताया गया, ईरोयप्पा बनाम तमिलनाडु में जो आर्टिकल 14 में समानता को परंपरागत अवधारणा बताया गया जो तर्क संगत वर्गीकरण पर आधारित है, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने समानता की नई संकल्पना निर्धारित की जो तर्क संगत वर्गीकरण की पारंपरिक संकल्पना से भिन्न है। अनुच्छेद 14 में राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रभाव करता और निष्पक्षता तथा समानता सुनिश्चित करता है। फिर आ जाओ काठी रनिंग बनाम सौराष्ट्र का केस। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो। जब कोई विधि आर्टिकल 15 में निषेध के भीतर आती है तो उसे उचित वर्गीकरण के सिद्धांत का प्रयोग करके आर्टिकल 14 में आश्रय द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ, चंपकम मध्य प्रदेश राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन का केस। ये भी इंपॉर्टेंट है। चंपकम बनाम दोराई राजन का केस। इसमें क्या बताया गया कि मद्रास सरकार द्वारा उन सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया गया जो धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के लिए राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें आरक्षित करती थी। उच्चतम न्यायालय ने इसको अवैध घोषित कर दिया क्योंकि इसमें छात्रों को जाति एवं धर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। इसमें सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया गया जो मेडिकल कॉलेजों में धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर एडमिशन देता था। ठीक है। किस केस में? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। ये भी बालाजी मैसूर राज्य वाला केस भी इंपॉर्टेंट है। बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 16(4) के प्रावधान केवल नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। यानी कि OBC जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हीं के लिए ये क्या विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 16(4) क्या करता है? केवल उन नागरिकों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान करने की बात करता है जो पिछड़े वर्ग के हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है? TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य और PA ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसको पढ़ना कोई। इसमें क्या बताया? राज्य निजी तौर पर संचालित शैक्षिक संस्थाओं और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए सीटों को आरक्षित नहीं कर सकता। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, जितने संविधान के केस हैं सारे केस मैं एक जगह कंक्लूड करके बता दूंगा तुमको कहाँ कहाँ उसका यूज कर सकते हो। अब बालाजी मैसूर राज्य का केस यहाँ भी। इसमें क्या बताया गया
इसमें बताया गया कि व्यक्ति की जाति यह सुनिश्चित करने का एकमात्र परीक्षण नहीं हो सकता है कि एक वर्ग पिछड़ा है या नहीं। गरीबी, व्यवसाय आदि प्रासंगिक कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, परंतु यदि पूरी जाति सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई पाई जाती है तो उसे पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का। इस वाद में अनुच्छेद 16(4) के तहत क्षेत्र एवं विस्तार और सीमा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गहन परीक्षण किया गया और न्यायालय के बहुमत की राय में इस प्रकार का संक्षेप प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेद 14(4) में नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाति के आधार पर की जा सकती है और केवल आर्थिक आधार पर, बल्कि केवल जाति के आधार पर विचार करके नहीं हो सकती। अदालत ने इस आधार पर आरक्षण को आर्थिक मापदंड को उलट दिया, क्योंकि 16(4) में उल्लिखित नहीं है। अनुच्छेद 16(4) और 16(1) अपवाद नहीं है, यह वर्गीकरण एक उदाहरण है। आरक्षण 16(1) के तहत दिया जा सकता है। बालाजी मैसूर राज्य ने अपने निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया, जिसमें अवधारित किया था कि 16(4) 16(1) का भी विचारण नहीं हो सकता, अपवाद है। ठीक है ये केस इंपॉर्टेंट। फिर 16(4) में व्याख्यापित पिछड़े वर्ग और 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को समान नहीं है। यह सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में कहीं अधिक है। हो सकता है कि कुछ वर्ग अनुच्छेद 15(4) के लिए आहारता प्राप्त न हो, लेकिन वे अनुच्छेद 16(4) के लिए आहार हैं। न्यायालय इस वाद में बालाजी के निर्णय को खारिज कर दिया, जिससे पिछड़े वर्ग के नागरिकों को अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के ही समान माना गया। फिर क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्ग से बाहर रखा गया। यही पूछता है किस केस में कहा गया था क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्ग से बाहर रखना चाहिए। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के मामले। जितना इंदिरा साहनी में फैक्ट आया सारी चीजें नो, इससे एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अनुच्छेद 16(4) अनुमति देता है कि पिछड़े वर्ग या में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। किसके क्या और क्या कहा गया था इसमें? एक कहीं और था इसमें, कहाँ गया? अच्छा हाँ, अति पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण क्वेश्चन पूछा था। अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े में भी अधिक पिछड़े का वर्गीकरण किस केस में? तो इंदिरा साहनी के केस में। फिर आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। असाधारण स्थितियों में या देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के पक्ष में शिथिल हो सकता है। अदालत देवमन बनाम भारत संघ के मामले को खारिज कर दिया, जिसमें कैरी फॉरवर्ड का नियम वैध है, बशर्ते इसमें आरक्षण की सीमा 50% नियम का उल्लंघन ना करती हो। फिर आ जाओ, न्यायालय ने धारित किया कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पदोन्नति में नहीं दिया जा सकता, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इंदिरा साहनी में। एम नागराज बनाम भारत संघ के राज्य में SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने के एम नागराज के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित किया और संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 16(4)A, 16(4)B और 335 को सही ठहराया, परंतु न्यायालय ने कहा SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने के पूर्व सरकार को उसके पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के आंकड़े को जुटाने होंगे। किसमें कहा गया? एम नागराज बनाम भारत संघ के। अब आ जाओ जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इसमें क्या बताएगा? जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 12 वर्ष पुराने एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए पूर्ववर्ती फैसले पर सहमति व्यक्त की और सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल पीठ का मानना है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि SC ST को मिलने वाला पूरा लाभ उस वर्ग से संबंधित चुनिंदा सामाजिक और आर्थिक सशक्त लोगों को न मिले, अतः आरक्षण क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रयोग आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाओ, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया कि अनुच्छेद 17 न केवल राज्य के विरुद्ध बल्कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम तो आर्टिकल अस्पृश्यता का क्या है? ये केवल राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। फिर आ जाओ बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, भी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या बताया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के भीतर उपाधियों के समान नहीं
नहीं है। जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वो आर्टिकल 18 में उपाधि नहीं समझा जाएगा। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्ययों या उपसर्गों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ DC&GM बनाम भारत संघ। इसमें क्या निर्धारित कि अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कंपनी द्वारा दाखिल रिट याचिका संघार्थ है। फिर आ जाओ रमेश थापर बनाम भारत संघ, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। रमेश थापर, इसमें क्या निर्धारित किया गया कि प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है। स्वतंत्रता राजनीतिक बहस के अभाव में सरकार की प्रक्रिया के बारे में सार्वजनिक जागरूकता नहीं लाई जा सकती। तो रमेश थापर के केस में ही मद्रास राज्य 1950 के केस में बताया गया था प्रेस की स्वतंत्रता क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक संगठनों की नींव में निहित है। ठीक है, ये किसमें, रमेश थापर वर्सेज मद्रास राज्य के केस में। फिर आ जाओ, ये भी केस को पूछता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज बनाम भारत संघ का केस 1985 में। इसमें क्या बताया, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है प्राधिकारी के हस्तक्षेप से आज़ादी जिसका प्रभाव अखबारों की विषय वस्तु या उसे प्रकाशित करने। तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में ये भी एक केस मिल गया तुमको, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ 1985। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ का जो मामला था 1973 का, इसमें न्यायालय ने कहा कि किसी अखबार द्वारा मुद्रित पृष्ठित अधिकतम संख्या को निश्चित करना वाक और एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है या संचालन और विषय वस्तु दोनों में सम्मिलित है। नेक्स्ट आ जाऊं एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ, ये भी 1958 का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रेस कराधान टैक्स और औद्योगिकी अनुप्रयोगों को विधियों से मुक्त नहीं हो सकता। साकल पेपर, ये इंपॉर्टेंट है। साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार भारत के किसी भी नागरिक को प्राप्त है वह प्रेस को भी प्राप्त है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो किसी नागरिक को प्राप्त है वो किसी प्रेस को भी प्राप्त है। ये किस केस में कहा गया, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के केस में कहा गया। किसी भी प्रेस में पृष्ठों की संख्या को निर्धारित किया जाना एवं न्यूनतम मूल्य के निर्धारण हेतु आदेश देना संविधान के 19(1) का उल्लंघन है। ठीक है, अब आ जाओ ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि ऋषिकेश की नगर पालिका सीमाओं में अंडा की बिक्री पर प्रतिबंध। ये उत्तराखंड के एग्जाम में केस पूछा था। क्या है, जो ऋषिकेश है, हरिद्वार ऋषिकेश है, उसके आसपास के अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि इसमें युक्त प्रतिबंध निहित है अगर नगर की संस्कृत और धार्मिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से उपयुक्तता को निर्माण किया जाना चाहिए। तो कौन सा केस है जो अंडों पर प्रतिबंध लगाता है ऋषिकेश में, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। फिर आ जाओ गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ। इसमें क्या बताया गया कि नाबालिग व्यक्तियों के लिए तंबाकू युक्त पान मसाला गुटखा पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन नहीं है। ये किसमें 2004 में दिया गया था निर्णय। क्या नाबालिगों के लिए तंबाकू युक्त पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध ये 19(1) का उल्लंघन नहीं है। फिर आ जाओ, उसके बाद आया तुम्हारा MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र का केस। इसमें क्या बताया गया, आर्टिकल 20(3) में निम्नलिखित 3 अनिवार्यता है। व्यक्ति पर अपराध का अभियोग होना चाहिए, नंबर 1। 20(3) में 3 चीज, यह प्रावधान साक्षी होने के लिए बाध्यता के खिलाफ एक सूच्य मतलब अपने ही मामले में साक्षी नहीं होता, उससे क्या सुरक्षा प्रदान करता है, या संरक्षण स्वयं के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्यता के खिलाफ है। तीसरा, फिर नेक्स्ट आ जाओ RK डालमिया बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस वाद को दो श्रेणियां ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति सहभागी न होने पर सह अपराधी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने चोरी की संपत्ति यह जानते हुए प्राप्त की कि वह चोरी की है और विचाराधीन अभियुक्त के साथ उसी प्रकार पूर्ववर्ती अपराध में सहयोग करना। फिर MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र, एक व्यक्ति जिसका नाम FIR में एक अभियुक्त के रूप में वर्णित है वह अनुच्छेद 20 के तहत सुरक्षा का दावा कर सकता है।
ये केस आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, काठी कालू, ये कई बार पूछता है। मुंबई राज्य बनाम काठी कालू का 1961 का केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने एमपी शर्मा के मामले में दिए गए गवाह होने शब्द के वाक्यांश की व्याख्या की। गवाह होना साक्ष्य प्रस्तुत करने के समतुल्य नहीं है। स्वयं दोषारोपण का अर्थ है कि केवल जानकारी देने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर सूचना पहुंचाना हो सकता तथा इसमें दस्तावेजों के निर्माण की यांत्रिक प्रक्रिया या उंगली के निशान या रक्त नमूने आदि शामिल नहीं हो सकते। अब आ जाओ नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी का केस, खूब पूछता है। ये किस पे आधारित है? ये क्या है, इसमें क्या निर्धारित कि पुलिस पूछताछ के प्रारंभिक चरण से 20(3) का संरक्षण प्राप्त है। किसका? 20(3) का संरक्षण प्राप्त है। एके गोपालन बनाम भारत संघ का मामला, इसमें क्या कहा गया है? फिर नेक्स्ट आ जाओ एके गोपालन बनाम भारत संघ। अनुच्छेद 21 के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है भौतिक शरीर की स्वतंत्रता और कुछ नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है सम्यक विधि की प्रक्रिया। विधि का अर्थ है कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि और इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे प्राकृतिक न्याय तत्वहीन निहित होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ तो एक मेनका गांधी का केस वहाँ पढ़े थे, एक आर्टिकल 21 पे भी उसी को गवर्न किया। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यापक आयाम है और विभिन्न अधिकारों को शामिल करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायोचित, न्याय संगत, युक्तियुक्त होनी चाहिए। विधि का अर्थ इसमें व्यापक प्रकृति, न्याय के सिद्धांतों का तत्व भी होना चाहिए। फिर आ जाओ नेक्स्ट पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना इससे संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि न्यूनतम मजदूरी भुगतान न करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अगर आपको प्राप्त वेजेज, प्राप्त मजदूरी नहीं दिया जा रहा है तो ये आपका किसका? आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये कौन सा केस कहता है? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कहता है। नेक्स्ट आ जाओ ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ओलेगा टेलिस का केस। ओलेगा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1996 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या? आजीविका का अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी सम्मिलित है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। किसमें कहा गया कि जीवन के अधिकार में आजीविका का भी अधिकार शामिल है? कौन से केस में? ओलेगा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओलेगा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जीवन के अधिकार में आजीविका का भी अधिकार शामिल है। फिर आ जाओ चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें आश्रय का अधिकार, ये सब क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। आश्रय का अधिकार कहाँ? जीविका का अधिकार कहाँ है? ओलेगा टेलिस के बाद में। और आश्रय का अधिकार कहाँ है? चमेली सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें क्या अवधारित कि आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। फिर आ जाओ ये सब 21 पे इंपॉर्टेंट केस है इधर। परमानेंट कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या? स्वास्थ्य के अधिकार, मतलब उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि सभी चिकित्सक प्राइवेट या सरकारी हों, कानून औपचारिकता की मांग किए बिना तुरंत घायलों को चिकित्सा सहायता। तो परमानेंट कटारा के बाद में ये बताया गया कि ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। क्या? जिस भी अस्पताल में कोई मरीज जाएगा, अगर वो घायल है तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी, उसको तुरंत इलाज करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य का अधिकार भी परमानेंट कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया, आपका क्या? मौलिक अधिकार है। अब आ जाओ नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। बंधुआ मजदूर। सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि 1984 का कि बंधुआ मजदूर की पहचान और उन्हें पुनर्वासित करना चाहिए। ठीक है। अब आ जाओ ये ज्ञान कौर का केस, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। मरने के अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसी में बताया गया जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं शामिल है। ये कई बार पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मरने का अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का केस है। नेक्स्ट आ जाओ फिर आया एम.एच. हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 में। इसमें बताया गया निःशुल्क विधिक सहायता का। तो एम.एच. हास्कट में क्या? निःशुल्क फ्री लीगल एड को कहाँ बताया गया? फ्री लीगल एड को एम.एच. हास्कट बनाम यूनियन भारत संघ के मामले में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। तो निःशुल्क विधिक सहायता किसका? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या है? अभिन्न अंग है। हुसैन हारा खातून में फेयर ट्रायल, ठीक है, फेयर ट्रायल, शीघ्र विचारण, शीघ्र परीक्षण का अधिकार। किसमें? हुसैन आरा खातून में फेयर ट्रायल
स्पीडी ट्रायल, सॉरी, फेयर ट्रायल मतलब तो रिज विचार होता है। किसका? स्पीडी ट्रायल पूछेगा। स्पीडी ट्रायल का प्रावधान कौन से केस में बताया गया था? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। और फ्री लीगल एड पूछेगा तो एमएच हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि शीघ्र परीक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 में निहित है। फिर आ जाओ नेक्स्ट केस, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस। तो इसमें क्या? परीक्षणाधीन कैदी को सिद्धदोष कैदियों के साथ रखना। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जेल में उन कैदियों को जिनके मामले में परीक्षाधीन है सिद्धदोष कैदियों के साथ रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। मतलब जिनका ट्रायल चल रहा है उन कैदी को अलग, जिनका ट्रायल कंप्लीट हो गया उनको अलग रखा जाए, दोनों को एक साथ नहीं रखा जाएगा। ये क्या है? ये व्यक्ति के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में बताया गया। प्रेम शंकर शुक्ला का भी बताया गया, हथकड़ी लगाने वाला केस है। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस है। इसमें हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया अमानवीय, मनमानीपन एवं अनुचित है। हथकड़ी तब लगाना चाहिए जब स्पष्ट और वर्तमान खतरा मौजूद हो। फिर आ जाओ किशोर सिंह बनाम राजस्थान। किशोर सिंह बनाम राजस्थान 1981 का केस। इसमें तृतीय श्रेणी के अर्थ क्रूर दंड का उपयोग, थर्ड डिग्री का उपयोग, जो पुलिस थर्ड डिग्री का उपयोग करती है। तो किशोर सिंह बनाम राजस्थान के राज्य में पुलिस जो थर्ड डिग्री का उपयोग करती है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। किस केस में? किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में बताया गया। ये वाला मुरली देवगौड़ा का केस खूब पूछा, देवरा का केस। मुरली देवरा का केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा। सिगरेट पीने सार्वजनिक स्थानों पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये कहाँ? ये किस केस में? मुरली देवरा, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर आप सिगरेट या धूम्रपान नहीं पी सकते हो। किससे? मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ 2002 का केस है। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लच्छा देवी। तो इसमें क्या बताया गया? लोक साधारण के समक्ष फांसी, मतलब पूरे पब्लिक के समक्ष फांसी देना। ये क्या है? फांसी देना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। पब्लिक प्लेस पे फांसी देना क्या? आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये किसमें बताया गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लच्छा देवी के बाद में। फिर नेक्स्ट आ जाओ, दीना बनाम भारत संघ, फांसी पे लटकाना। ये इंपॉर्टेंट केस है। उच्चतम न्यायालय ने कहा रस्सी से लटक कर फांसी देना अनुच्छेद उल्लंघन का, रस्सी से लटका कर फांसी देना आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। दीना बनाम भारत संघ के मामले में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी वथी स्वर्ण बनाम तमिलनाडु के केस में। मौत की सजा के निष्पादन में देरी। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि मौत की सजा के निष्पादन में देरी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अगर मौत की सजा दे दिएगा और उसके एग्जीक्यूशन सही में देरी हो रहा है तो क्या आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन उसे माना जा सकता। नीलबती बोरा बनाम उड़ीसा राज्य के केस में अभिरक्षा या यातना में मौत, कस्टडी में अगर मौत होती है तो कस्टडी में नीलबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के केस में मृतक के परिवार को पिटाई के कारण मरने का मुआवजा दिलवाया जाएगा। डीके बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में क्या उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तार एवं निरोध व्यक्ति के मामले में जांच एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने हेतु दिशा निर्देश कि गिरफ्तार व्यक्तियों को या कस्टडी व्यक्ति में को जो रखा गया है तो कुछ गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा। तो किसी भी तुम वहाँ जाओगे थाने में तो वहाँ डीके बसु की गाइडलाइन लिखी लटकी होगी। तो वो कौन से? डीके बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या कस्टडी में लिया जाता है तो उस गाइडलाइन का आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर आ जाओ जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उच्चतम न्यायालय ने अन्वेषण के दौरान व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश दिया गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ, रूदल शाह बनाम बिहार राज्य, अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए मुआवजा। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायालय को अनुच्छेद 21 के समुचित उल्लंघनों में मुआवजा प्रदान करने का अधिकार है। तो किस केस में बताया गया कि अगर आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा तो आप मुआवजा पाने का हकदार रखते हो। रूदल शाह बनाम बिहार राज्य 1983 का केस है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, यौन उत्पीड़न के रोकथाम। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकथाम करने के लिए दिशा निर्देश। फिर रूरल लिटिगेशन बनाम इंटरनेशनल केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ का राज्य, इंडियन काउंसिल बनाम फॉर एनवायर लीगल एक्शन बनाम भारत संघ का नाम, बेल्लोर सिटीज वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ का वाद। इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में निहित है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण और प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में विभिन्न दिशा निर्देश दिए। फिर आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, 2 मिनट वेट। हाँ, नेक्स्ट आपका मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य का केस है। कौन सा? मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य का। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस हर स्तर पर शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो किस केस में कहा गया कि हर स्तर पर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है मोहिनी जैन के केस में। किस में बताया गया? मोहिनी जैन के बाद में। किस में बताया गया? मोहिनी जैन के बाद में बताया गया। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट, उन्नी कृष्णन का केस। ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का राज्य। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 में निहित है, लेकिन निःशुल्क शिक्षा का अधिकार निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष से की आयु तक के ही बच्चे को उपलब्ध है। इसके बाद शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य का दायित्व आर्थिक क्षमता और विकास का विषय होगा। ठीक है, तो कितने साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में बताया गया 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये उनका मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार कहाँ बताया गया? आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ए.के. राय बनाम भारत संघ। कौन सा मामला है? ए.के. राय बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तारी पर निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए। निरुद्ध के बाद निरुद्ध व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को निरोध या निरोध के स्थान के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी जगह निरोध में लेना चाहिए जहां वह आदतन रहता हो। कुछ आपवादिक परिस्थितियों में अन्य स्थानों पर नजरबंदी का अभाव होना चाहिए। निरुद्ध व्यक्तियों को पुस्तक, लेखन सामग्री, स्वयं के भोजन और परिवार और दोस्तों से मिलने का अधिकार होना चाहिए। उसे लोगों से अलग रखा जाना चाहिए जो दोषी है। दंडात्मक चरित्र का उपचार उसे नहीं मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाओ, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को न्यूनतम वेतन से कम के लिए श्रम का सेवन प्रदान करता है वह बंधुआ मजदूरी के समान होगा। फिर आ जाओ, दीना बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पारिश्रमिक के बिना कैदियों से लिया गया श्रम अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। फिर आ जाओ, पीपल्स यूनियन बनाम डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि निर्माण कार्य एवं खतरनाक कार्य और निर्माण योग्य में बच्चों को रोजगार प्रदान करना अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। ये पीपल्स इंडियन डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ, MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी खतरनाक उद्योगों में या अन्य कार्यों में नहीं लगा सकते। ये कब? 1997 का मामला था। ठीक है, इसमें बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और मानवीय अधिकारों को संरक्षण के लिए दिशा निर्देश। तो MC मेहता का केस जो है ये बच्चों को संरक्षण के लिए भी बताया गया था। 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी खतरनाक उद्योग में आप नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, SR बोम्मई बनाम भारत संघ नाम। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? संविधान की मूल विशेषता। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। धर्म के मामले में राज्य तटस्थ है और सभी धर्मों के बराबर है। फिर उसके बाद अरुणा राय बनाम भारत संघ का नाम। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि विद्यालय में धर्म का अध्ययन संविधान के धर्मनिरपेक्षता के दर्शन के खिलाफ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक अर्थ में लचीला भाव रखती, जैसे विभिन्न धर्मों के प्रति समझ और सम्मान विकसित करना। इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रार्थना या पूजा करना एक धार्मिक आचरण है, लेकिन हर स्तर पर ऐसी प्रार्थना की जा सकती है, वह आवश्यक धार्मिक आचरण नहीं होगा। किसमें बताया गया? इस्माइल फारूकी का केस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, चर्च ऑफ गॉड
फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया बनाम KRM वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें क्या बताया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय किसी भी व्यक्ति को शोर प्रदूषण या दूसरे की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाउड स्पीकरों के माध्यम से धार्मिक प्रार्थना करना किसी भी धर्म का अनिवार्य तत्व नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। SP मित्तल बनाम भारत संघ राज्य। इसमें धार्मिक संप्रदायों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरी करनी पड़ेगी। यह उन व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए जिनके पास विश्वास है कि एक प्रणाली है जो आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल है। फिर उसके बाद इसमें एक सामान्य संगठन होना अनिवार्य है, इसका एक विशिष्ट नाम से नामित होना चाहिए। फिर आ जाओ फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इस वाद में अब निर्धारित किया गया कि प्रबंध के अधिकार को निरस्त किए बिना अल्पसंख्यक के संस्थाओं को शिक्षा प्रदान करना और प्रभावी साधन बनाने के उद्देश्य से नियामकों के उपायों की अनुमति है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, TM फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित निम्नलिखित शर्तें रखी। राज्य को भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के निर्धारण के लिए एक इकाई माना जा सकता है। राज्य को सहायता प्राप्त संस्थाएं सरकारी नियमों एवं विनियमों के अधीन हो सकती हैं। असहायता प्राप्त संस्थाओं के संबंध में सरकार केवल प्राचार्यों एवं शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण कर सकती है। बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए। एक सहायता प्राप्त संस्थान गैर अल्पसंख्यक छात्रों की एक उचित संख्या को प्रवेश देना पड़ेगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को अपनी प्रक्रिया प्रवेश पद्धति हो सकती है, परंतु यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2003 का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि शिक्षण संस्थाओं में अपना शुल्क ढांचा हो सकता है, परंतु मुनाफाखोरी एवं प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। फिर केस क्या, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या, मौलिक अधिकारों का संरक्षक और प्रत्याभूति दाता ऐसे अधिकारों के अतुल्लंघन में सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदकों को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। प्रेमचंद गर्ग बनाम एक्साइज कमिश्नर उत्तर प्रदेश 1963। उच्चतम न्यायालय ने बताया कि फंडामेंटल राइट को संविधान द्वारा स्थापित की गई लोकतांत्रिक इमारत की आधारशिला कहा जा सकता है तथा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करते समय न्यायालय को चेतना के प्रहरी की भूमिका निभानी होगी और उसे सदा मौलिक अधिकार की तत्परता और जागरूकता की रक्षा का पवित्र कर्तव्य निभाना होगा। नेक्स्ट आ जाओ। दायरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या 226 के अंतर्गत सुन लिया गया एवं निर्णय दे दिया गया। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट पूर्व न्याय रेस जुडिकेटा के अनुसार वर्जित होगा। अगर एक ही मामला देखो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता तो चाहे 32 के तहत चाहे 226 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उस फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में आप अगर एक बार 226 के तहत हाई कोर्ट चले गए तो अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये क्या, रेस जुडिकेटा रोक लगाती है। दायरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ये भी इंपॉर्टेंट है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, ये केस खूब इंपॉर्टेंट है। न्याय के सकल दुर्वाहन को सही करने के लिए जिसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन को अंतिम आदेश की दूसरी समीक्षा की मांग करने की अनुमति देगा। तो क्यूरेटिव पिटीशन का कहाँ बताया गया, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, अशोक रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, ये ठीक है। फिर आ जाओ SP गुप्ता, खूब इंपॉर्टेंट है। SP गुप्ता बनाम भारत सरकार। सार्वजनिक या सामाजिक समूह का कोई भी सदस्य सद्भावना पूर्वक कार्य करते हुए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट अधिकारिता का आह्वान कर सकता है जो ऐसे व्यक्ति को विधिक और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध निवारण चाहते हैं जो गरीबी और सामाजिक आर्थिक दिव्यांगता के कारण न्यायालय के पास नहीं जा सकते। नेक्स्ट आ जाओ। एल चंद्र कुमार, खूब क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट की अधिकारिता और अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान की अनुल्लंघनीय बुनियादी संरचना है। फिर आ जाओ रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का वाद 1982। इसमें क्या कहा, समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए किसमें, रणधीर सिंह बनाम भारत, परंतु यह एक संवैधानिक लक्ष्य जरूर है। इसलिए अनुच्छेद
32 के माध्यम से लागू किया जा सकता है। फिर आ जाओ उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य बनाम चंपकई दोराई राजन। इसमें मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच द्वंद्व की स्थिति में मौलिक अधिकार को प्रभावी होंगे। अगर फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार में कोई द्वंद्व है तो किसको डीपी राज्य के निर्देशक तत्व में कोई डिस्प्यूट है तो मौलिक अधिकार को मान्यता दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट, इनरी केरल एजुकेशन बिल 1957 उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों का प्रभावी नहीं हो सकते, फिर भी मौलिक अधिकारों के कार्यक्षेत्र परिधि का निर्धारण करने के लिए न्यायालय निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख सकता और सुसंगत सहमति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अपना सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत इनरी केरल एजुकेशन बिल में प्रावधानित किया गया था। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि मौलिक अधिकार तथा निर्देशक तत्व का लक्ष्य सामाजिक क्रांति या कल्याणकारी राज्य की स्थापना और उनको एक साथ प्रयोग में व्याख्यापित किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि निर्देशक तत्वों का पूर्ण प्रधानता देश के संविधान में सामंजस्य भंग हो जाता है तो मूल ढांचा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी का केस। इसमें बताया गया अनुच्छेद 74(1) में अनिवार्य और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह के बिना कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद का पद समाप्ति नहीं होता। रामजवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य का केस 1995 का है। इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रमुख है जबकि वास्तविक कार्यकारीय शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये एक बार पढ़ा चुका हूँ। फिर रामजवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य का केस है 1955 का। इसमें साधारण कार्यपालिकीय शक्ति विधायी एवं न्यायिक कार्यों के बाद सरकारी कार्यों के अवशेष नहीं हो सकती। कार्यपालिका शक्ति पहले से अधिनियमित कानून के प्रशासक तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें सरकारी नीतियों का निर्धारण, कानून व्यवस्था का अनुरक्षण और विदेशी नीति आदि सम्मिलित है। समेशा सिंह बनाम पंजाब राज्य। जब भी संविधान को राष्ट्रपति का या राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है या उसकी व्यक्तिगत सहमति नहीं है या आमतौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहायता और सलाह लेने वाली मंत्री परिषद की सहमति है। फिर आ जाओ यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी का केस। अनुच्छेद 74(1) में अनिवार्य है, इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्य या शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मंत्रिमंडल अनुच्छेद 14(1) के अंतर्गत तब भी अनिवार्य है जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया हो या उसका विघटन हो गया हो। फिर आ जाओ एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा का केस। अनुच्छेद 75(5) राष्ट्रपति को एक ऐसी नियुक्ति की अनुमति देता है जो मंत्री के रूप में संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, लोकसभा में सदस्यों को बहुमत समर्थन का संभावना रखता है। फिर आ जाओ बीपी सिंघल बनाम भारत संघ का केस है। इसमें गवर्नर के मनमाने ढंग से, ये किसका 2010, मनमाने ढंग से इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि केंद्र सरकार ने उन पर विश्वास खो दिया है और वे उनकी नीतियों और विचारधाराओं से सहमत हो गए। तो कौन सा? बीपी सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस है। फिर आ जाओ रामेश्वर प्रसाद भारत संघ का केस। इसमें क्या है? अनुच्छेद 163 में अपेक्षित शब्द इस बात का प्रतीक है कि राज्यपाल अपनी विवेकीय शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकता है जब ऐसा अनिवार्य आवश्यकता हो। राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके कुछ भी नहीं कर सकता, करने के लिए निषिद्ध किया गया। न्यायालय के पास अधिकार है कि वह उनके कार्यों की वैधता की जांच करे जब यह कार्य दुर्भावनापूर्व ही संपादित किया। केहर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति लिखित साक्ष्य की समीक्षा कर सकेगा और एक अलग निष्कर्ष पहुंच सकते हैं, और ऐसा करते समय राष्ट्रपति न्यायिक अभिलेखों में संशोधन की अवहेलना नहीं करेगा। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। एप्रू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या बताया गया? उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति की और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। किसके? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। जाति और राजनीतिक कारणों के आधार पर क्षमादान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। बस 2 पेज और बचा, हो जाएगा खत्म। फिर लास्ट पेज क्या कहता है?
कहता है शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के मामले में, इसमें क्या है, मृत्युदंड के दोषियों की दया याचिका अस्वीकृति में देरी को यातना रूप में माना जाता है और यह अपने आप में मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में देने के लिए पर्याप्त आधार है। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि अध्यादेशों की भाषा को बदलने बिना विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों को पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है तथा इस प्रकार पुनः प्रकाशित अध्यादेश रद्द होना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त अध्यादेशों द्वारा विधि की वैकल्पिक शक्ति को राज्य विधायिका या विधायी शक्तियों का विकल्प नहीं बनना चाहिए। इस वाद में बिहार सरकार 256 अध्यादेशों को पुनः प्रकाशन के बाद इसको संवैधानिकता प्रयोग विरुद्ध माना। फिर आ जाओ एसपी आनंद बनाम HD देवगौड़ा का केस, ये इंपॉर्टेंट केस है, 1997 का केस है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री 6 माह से ज़्यादा नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह से ज़्यादा वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। फिर आ गया लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का केस, ये भी इंपॉर्टेंट है। संसद या विधानसभा में सिद्ध 2 सदस्यों को अपील के लिए 3 मास का समय दिए बिना तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता बनाए रखने को आयोग घोषित कर दिया। फिर RK गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, अध्यादेश प्रकाशित करने की शक्ति तब होती है जब संसद के दोनों सदनों में अधिवेशन ना हो या आपात स्थितियों के लिए किया गया प्रबंध जो कार्यपालकीय दायित्व में सहायक हो। किसी अध्यादेश प्रख्यापन संसद की विधि के बनाने की शक्ति के अनुसार होती है तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिसके संसद विधि के अधिनियमित न करती हो। BR कपूर बनाम तमिलनाडु का केस, किसी भी मंत्री को विधानसभा का सदस्य होना इस प्रकार राज्य की जनता के जवाबदेह होना चाहिए। किसी गैर सदस्य के पास अनुच्छेद 173 में निहित अर्हता नहीं है। अनुच्छेद 191 में अयोग्य करार दिए गए तो मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है PV नरसिंहा राव बनाम राज्य का से, संसद सदस्यों के लिए उन्मुक्त संरक्षण के क्षेत्र में काफी व्यापक या केवल न्यायिक कार्रवाइयों को के विरुद्ध सीमित नहीं है बल्कि यह उन्हें सभी प्रकार की कार्रवाइयों और दंडिक कार्रवाइयों या उनके द्वारा किसी बात या दिए गए मत के विरुद्ध उपलब्ध एवं संरक्षण उद्देश्य है। यह संसद सदस्यों को निर्बाध रूप से निर्भीकता से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इनरी केशव सिंह, यद्यपि अनुच्छेद 114 के अधीन प्रावधानों और मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंधों के बीच टकराव होता तो सुसंगत निर्णय हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का नियम अपनाकर उक्त संघर्षों को समाधान का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 105 आर्टिकल 21 और 22 के अधीन प्रत्याभूत मौलिक अधिकार के अधीन है। नेक्स्ट आ जाओ। जया बच्चन बनाम भारत संघ का लाभ का पद एक ऐसा पद होता है जो लाभ आर्थिक लाभ देने में सक्षम होता है। भुगतान की प्रकृति को प्रपत्र के बजाय धन संपत्ति से संबंधित समझना चाहिए। मानदेय शब्द का उपयोग भुगतान को लाभ के दायरे से बाहर नहीं ले जाएगा। फिर SP गुप्ता बनाम भारत सरकार, यह वाद फर्स्ट जजेस केसेस या SP गुप्ता का केस किसे जजेस ट्रांसफर केस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जजेस ट्रांसफर केस के नाम से कौन, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। सर्वोच्च न्यायालय ने साकल चंद के मामले में दिए गए निर्णय से सहमत व्यक्त करने का, इसका तात्पर्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका की सर्वोच्चता से था। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या है, SC एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला। इसमें क्या कहा गया था, इसमें बताया गया था यह सेकंड जजेस केसेस के नाम से जाना जाता है। SC एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सेकंड जजेस केसों के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने SP गुप्ता के वाद के फैसले को पलट दिया और न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रधानता दी जाएगी। किसके, भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रधानता दी जाएगी। इन दी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यह वाद थर्ड केस जजेस केसेस के नाम से जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श की प्रक्रिया में न्यायाधीशों के बहुमत से परामर्श की आवश्यकता होगी। फिर आ जाओ, बंगाल यूनिटी बनाम बिहार राज्य का केस। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों से भिन्न रख सकता है, अर्थात अपने विनिश्चयों से आबद्ध नहीं है। अभिव्यक्ति भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों से तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों से है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय से बंधा नहीं है और उचित स्थिति में इसे पलट सकता है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के केस में अनुच्छेद 133 के तहत न्यायिक समीक्षा याचिका बर्खास्तगी
के बाद निर्णय अंतिम हो गया और उसकी समीक्षा करते हुए उच्चतम न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों के तहत उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। एच वाडिया बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स राज्य विधान अधिकारिता विधियों को नहीं बना सकती सिवाय जब तक राज्य और कानूनों के विषय में वस्तुतः पर्याप्त संबंध ना हो। नेक्स्ट आ जाओ, बॉम्बे राज्य बनाम आरएमडीसी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अधिकारातीत कानून को केवल तभी न्यायोचित ठहराया जा सकता है जब प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और राज्यों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रयत्नों के बीच संबंध वास्तविक होना चाहिए। जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान केंद्र और राज्यों के या उनको संबंधित क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है। किसी राज्य के विधान को उसके नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव व्यवहार करना नहीं कहा जाता, क्योंकि संसद या अन्य राज्य की विधानसभाएं समान कानून लागू करने के लिए नहीं चुनी गई हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ, बॉम्बे राज्य बनाम FN बलसारा का केस। न्यायालय ने बम्बई प्रतिषेध अधिनियम को वैध ठहराया क्योंकि अधिनियम का सार और तत्व संघ सूची के संयोगवश अतिक्रमण किए जाने के बावजूद राज्य सूची में आ गया था। फिर आ जाओ, KG नारायण बनाम देव बनाम उड़ीसा राज्य। छद्म यानी कि छद्म विधायन का अर्थ है यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल शक्तियों के सीमाओं के भीतर कार्य करके कथित कानून पारित करके इन शक्तियों का उल्लंघन किया था। अतिक्रमण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। GVK इंडस्ट्रीज बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर। राज्य क्षेत्रातीत पहलुओं या कारणों से संबंध संसद अधिनियमित किसी भी कानून भारत के साथ या उस पर कोई भी प्रभाव नहीं है तो संविधान के अनुच्छेदों के अधिकारातीत होगा। जावेद बनाम हरियाणा राज्य। इसमें क्या किसी एक राज्य या उसके नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव करना या शत्रुतापूर्ण व्यवहार या वशीभूत होकर किया गया कृत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस संसद या राज्य विधानसभाओं को अन्य राज्यों की विधियों के समान कानून लागू करने के लिए नहीं चुना गया था। नेक्स्ट आ जाओ, एक पेज और बचा है, बस खत्म हो जाएगा। जितने केसेज हैं संविधान के सारे केसेज मैं बता दे रहा हूँ। फिर आ जाओ, KG गजापति नारायण बनाम उड़ीसा राज्य 1965। छद्म विधायन का पूरा सिद्धांत इस सूक्ति पर आधारित है कि आप प्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकते जो आप सीधे नहीं कर सकते। तो ये क्या है, तो इस सिद्धांत के उद्देश्य को सामर्थ्य या अर्थ या विधायिका के इरादे से आशिष्ट एवं दुर्भावना के उल्लेख के लिए नहीं है। ITI फिर आ गया तुम्हारा आटियाबारी टी कंपनी बनाम असम राज्य। अनुच्छेद 301 307 के उपबंधों के उद्देश्यों का एक राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे का निर्माण और संरक्षण या राज्यों के बीच सीमा को भंग करके आर्थिक इकाइयों का निर्माण करती है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रत्येक मामले में कर या शुल्क लगाने या अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं होगा। भेदभावपूर्ण कराधान विरोध करों की सरल प्रणाली 301 के दायरे के भीतर नहीं है, यानी राज्य विधानमंडल प्रतिकारात्मक कर लगाना चाहता है तो उसे अनुच्छेद 304B के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर आ जाओ, ये आ गया केस ADM जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का केस इंपॉर्टेंट है। इस वाद को आमतौर हैबियस कॉर्पस के वाद से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा, इसको इंपॉर्टेंट लगाना है। अदालत ने कहा कि आपातकाल की उद्घोषणा के बाद अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार भी निलंबित हो जाता है। ये सबसे खराब केस बोलते हैं। क्या होता है, अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार भी निलंबित हो जाता है एवं किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सुने जाने के अधिकार के तहत याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। विदित हो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह प्रावधान किया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 का आपातकाल के दौरान भी विलंबित नहीं किया जा सकता, किसके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आ जाओ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि आपातकाल की घोषणा में न्यायिक समीक्षा पर कोई रोक नहीं है, किंतु न्यायालय की शक्ति इस बात पर जांच करने तक सीमित है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन किया गया है या नहीं। यदि राष्ट्रपति की सहमति अर्थहीन है, असद्भाव या अनुचित है तो न्यायालय उसमें उसे चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाओ,
फिर है SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि असद्भाव मैलाफाइड मतलब आरोप लगाए गए हों जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की अनुमति प्राप्त करते हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए। राज्य विधानसभा की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आती है। राष्ट्रपति शासन राजनीतिक मीमांसा कंसिडरेशन के आधार पर नहीं लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन लागू एवं राज्य विधानसभा के विघटन के साथ नहीं किया गया था। राज्य विधानसभा का विघटन संसद की घोषणा के पश्चात किया गया था। भौतिक परिस्थितियों के अस्तित्व को राष्ट्रपति शासन में लागू होने के लिए संतुष्ट होने के लिए पूर्वभूत शर्त है। फिर आ जाऊं रामेश्वर प्रसाद भारत संघ का मामला। उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा के विघटन की सिफारिश करते हुए राज्यपाल ने अपने फैसले में प्रासंगिक सामग्रियों की रिपोर्ट का संलग्न किया। प्रासंगिक सामग्रियों की अनुपस्थिति में राज्यपाल की व्यक्तिगत राय के रूप में माना जाएगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये भी इंपॉर्टेंट केस है कि 1952 में उच्चतम सर्वसम्मत से निर्णय दिया कि संसद निर्धारित प्रक्रिया के मूल अधिकारों को सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत केवल वे विधियां आती हैं जो सामान्य विधि शक्ति के प्रयोग द्वारा बनाई जाती, न कि संविधान संशोधन की विधियों द्वारा पारित की गई। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के वाद में 1965 में न्यायालय अपने पूर्व निर्णय की पुष्टि किया और न्यायालय ने कहा संविधान निर्माता मूल अधिकारों में संशोधन से परे रखना चाहते होते तो निश्चित ही उन्हें इस बारे में संविधान में स्पष्ट उपबंध किया होता। अब आ जाओ आज का लास्ट पेज, बस इतना ही था। संविधान में जितने भी केसेस आते हैं सारे मैंने आपको जहां तक करा दिए, ठीक है। अब आ जाओ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के राज्य में। इसमें क्या कि वाद में शंकरी प्रसाद के मामले में बहुमत को मान्यता दी गई और संविधान संशोधन का अर्थ संविधान के सभी भागों में संशोधन माना गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम सज्जन सिंह के मामले में अपने पूर्व निर्णय को किस में पलट दिया? गोलकनाथ के केस में पलट दिया। न्यायालय ने आगे धारित किया कि संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की संसद के पास कोई शक्ति नहीं है। मौलिक अधिकारों को छीन ले या उसका अतिक्रमण करे या इस वाद में मूल अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकता जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है। न्यून मतलब कम करती है। नेक्स्ट आ जाओ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आर्टिकल 14 संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है परंतु संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। फिर आया मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980 का मामला। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में न्यायालय केशवानंद भारती के निर्णय को पुष्टि किया और वर्तमान स्थिति यही है कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है परंतु इसमें संविधान के आधारभूत ढांचे पर कोई सकारात्मक प्रभाव असर न डाले, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1974 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में रखी गई किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती देना संभव होगा कि वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर देगी। फिर रामशरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 का केस है। इसमें क्या बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 21A की गारंटी के अनुसार दी गई शिक्षा के सिविल अधिकार से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की जाएगी जो बदले में या दर्शाती की शिक्षा योग्य और सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट केस है रामशरण मौर्य। तो इस प्रकार तुम्हारे जितने संविधान में केसेस थे मैंने एक लेक्चर में समाप्त कर दिए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर मेहनत मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, यही मेरे लिए रिवार्ड होगा। ओके, थैंक यू।